नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। साथ के साथ आपको बताना है कि क्या आपने अपने दिन के लक्ष्य, अपने दिन के टारगेट लिखे हैं कि नहीं लिखे। अगर लिखे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो अभी लिखिएगा कि आज के दिन आपको क्या हासिल करना है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है। अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ रहे हैं पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी, एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो वह किस क्लास की एनसीईआरटी आपकी कवर होगी। मिनिमम जो दिन के टारगेट है ना, 8 से 9 घंटे के टारगेट होने चाहिए हर एक क्लास की शुरुआत से पहले। लगभग लगभग मैंने ये बात आपको बताई है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास अपने दिन के टारगेट है ना, तो रास्ते पर चलने में सुगमता हो जाती है कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, भटकना नहीं है, मुझे ये हासिल करना है आज के दिन से। और रिवीजन रिवीजन के लिए तो वही अपना पुराना वाला तरीका है कि अगर आज हमने कोई टॉपिक पढ़ा है, अगर आज हमने कोई टॉपिक पढ़ा है तो उसका रिवीजन कब होगा? अगर आज कोई टॉपिक पढ़ा है, सामान्यतः विद्यार्थी क्या करते हैं कि साय को ही उसको लेकर बैठ जाते हैं कि चलो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे गलत तरीका है। कुछ विद्यार्थी कल उसका रिवीजन करते हैं, कुल परसों, कुछ अगले दिन, कुछ अगले दिन, इस तरीके से उसके रिवीजन होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। उसका जो रिवीजन हमें करना है वो करना है 7वें दिन, हो पाए तो 14वें दिन, नहीं तो 21वें दिन। ठीक है ना? ये दो रिवीजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आज कोई टॉपिक पढ़ा है, कल ही उसका रिवीजन नहीं करना है। ठीक है, अच्छी बात है। आप सभी लोग ठीक है? हमारे साथ अनिल जी हैं, हमारे साथ मिनी जी हैं, हमारे साथ नायक जी हमारे साथ हैं, मुस्कान जी हमारे साथ हैं, रक्षा जी हमारे साथ हैं, राजकिशोर जी हमारे साथ हैं, मोहित साहू जी हमारे साथ हैं। उसके साथ साथ और कौन कौन है? अनिता कुमारी जी हैं, सुरभि सिंह जी हैं, ईसा जी हमारे साथ हैं, अर्चना जी हमारे साथ हैं, सुरभि जी हमारे साथ हैं, विजय जी हमारे साथ हैं, नेहा जी हमारे साथ हैं, अनिता जी हमारे साथ हैं, मुस्कान जी हमारे साथ हैं। गुरु जी अनुभाव कब करेंगे? अनुभाव, अनुवाद, अच्छा अनुवाद। अनुवाद की अगर मैं बात करूं तो अनुवाद जो है ना हमारा, अनुवाद एक ट्रांसलेशन वाला जो पार्ट है वह इंग्लिश वाले सर के द्वारा आपको कराया जाएगा कि किस किस शब्द के माध्यम से, यानी व्याकरण के जो नियम लगते हैं जो कि इंग्लिश व्याकरण है, किस तरीके से अनुवाद होगा, ये इंग्लिश वाले सर आपको कराने वाले हैं। ठीक है ना? चलिए, मुस्कान जी हमारे साथ हैं, अनिता जी हमारे साथ हैं, सौरभ जी हमारे साथ हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन है। कल हमने बात करी थी एक निबंध के बारे में, जो कि निबंध था ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित, जिसके बारे में विभिन्न पहलुओं पर हमने चर्चा करी, एक निष्कर्ष लिखने का प्रयास किया। उसके साथ एक छोटा सा कार्य मैंने आपके लिए दिया था कि आपको एक निबंध अपने आप से खुद से लिखने का प्रयास करना था, जो कि था किसानों के ऊपर, शायद कि किसानों की जो कर्ज माफी है, क्या यह राजकोष पर एक बोझ की तरह प्रतीत होती है? अगर इसका पूरा रूप लिखने का मैं प्रयास करूं, किसानों की कर्ज माफी, किसानों की कर्ज माफी, किसानों की कर्ज माफी, किसानों की कर्ज माफी, ये वास्तव में लोकतंत्र पर बोझ है कि नहीं? अगर मैं लोकतंत्र कहूं, या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि लोकतंत्र की आवश्यकता है या फिर बोझ है, कि लोकतंत्र की लोकतंत्र की आवश्यकता है, आवश्यकता है, या फिर इसको बोझ की तरीके से देखा जाए, या बोझ है, आवश्यकता या बोझ, या बोझ। ये लोकतंत्र की आवश्यकता है या फिर एक तरीके का बोझ है? किस तरीके से इसको हम आंक सकते हैं? लोकतंत्र की आवश्यकता है या एक तरीके का बोझ है? ये एक निबंध था। चाहो तो आप इसको कह सकते हो कि राजकोष पर बोझ है या फिर राजकोष पर बोझ नहीं है। दोनों ही आधार पर अर्थ एक ही आएगा, इसका भाव एक ही आएगा। तो इस पर किस किस विद्यार्थी ने निबंध लिखने का प्रयास किया था? लगभग 600 शब्दों के आसपास हमें इसमें निबंध लिखना था। कितने शब्दों में? लगभग 600 शब्दों में हमें एक निबंध लिखना था। प्रयास किया था, कोई राजकोष था विषय। बात वही है, यहां पर चाहो तो आप राजकोष कर लो, राजकोष पर बोझ। अगर आपने सिर्फ इतना लिखा राजकोष पर बोझ, तो अंत में एक क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेगा। दोनों का अर्थ लगभग सेम ही है। गणेश जी कह रहे हैं राधे राधे, राधे राधे जी। चलिए, राहुल जी हमारे साथ हैं। गुरु जी राजकोष था, हाँ जी राजकोष हो गया।
सर जी काफी हद तक ये सही भी है कि लेकिन प्रकार बोझ जैसे इसमें चलना होगा। देखिए इसकी जो शुरुआत होगी ना, हम एक ढांचा बनाने का प्रयास करते हैं सबसे पहले, और ढांचा बनाने के बाद आप खुद चयन करना कि इसके अंतर्गत हम किन किन बातों का उल्लेख कर सकते हैं। एक ढांचा सबसे पहले निर्माण करते हैं इसका एक ढांचा निर्माण करते हैं। सबसे पहले जो उल्लेख होगा, सबसे पहले मुद्दे पर हम उल्लेख कर सकते हैं किसी सूक्ति का या किसी कथन का, या फिर अगर सूक्ति और कथन नहीं है तो या कोई एक ऐसी योजना, कोई ऐसी एक घटना जिसके माध्यम से ये पता चले कि हाँ ये कर्ज माफी से, या फिर कोई घटना के बारे में उल्लेख कर दें, या फिर कोई ऐसी योजना के बारे में उल्लेख करें कि हाँ ये कर्ज माफी से अच्छा विकल्प हो सकती है, जो कि घटित हो चुकी है, आगामी नहीं, जो कि ऐसी कोई योजना है जो कि लागू है वर्तमान समय में और वह कर्ज माफी से एक अच्छा विकल्प साबित हुई है। कोई अगर ऐसी स्कीम है विगत समय में जो कि किसी भी राज्य के द्वारा या फिर किसी और देश के द्वारा, केवल अपने ही देश नहीं किसी और देश के द्वारा भी अगर अपनाई जा रही है, उसका उल्लेख कर सकते हैं। जैसे देखिए कुछ स्कीम का मैं उल्लेख करता हूं, अगर आपको पता होगा कि किसानों की कुछ स्कीम, अब यहां पर देखिए, जैसे अगर आपको पता होगा एक राज्य है तेलंगाना, कौन सा राज्य है? तेलंगाना। अब ये जो तेलंगाना राज्य है, यहां पर एक स्कीम थी, एक योजना थी, जिस योजना का नाम क्या था? रैयत बंधु। किस किस को याद है इसके बारे में? देखिए ये मेरा विषय नहीं है, ठीक है ना, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने इस पर रिसर्च किया तो हमें पता चला कि अलग अलग राज्य कर्ज माफी के अलावा भी अलग अलग योजनाओं का उल्लेख करते हैं, यानी उनके अलग विकल्प ही हैं, अलग योजना है उनकी जो कि कर्ज माफी से एक अच्छा विकल्प बन सकती हैं अगर उन पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो। एक योजना थी जिसका नाम था रैयत बंधु, ये तेलंगाना राज्य के द्वारा लॉन्च करी गई थी, लागू करी गई थी। और इस योजना में क्या कहा गया? इस योजना में कहा गया कि प्रति फसल, क्या कहा गया? कि प्रति फसल किसान को 4,000 रुपए की एक आर्थिक सहायता प्रदान करी जाएगी। कितने रुपए की? 4,000 रुपयों की एक आर्थिक सहायता प्रदान करी जाएगी, यानी एक तरीके का निवेश है ये किसान के लिए, ठीक है ना, कि आप 4,000 रुपए की एक राशि प्रदान, इससे शुरुआत कर सकते हैं, या फिर किसी लोकोक्ति या फिर इस योजना का एक विकल्प के तौर पर उपयोग कर सकते हैं कि हाँ ये कर्ज माफी से अच्छे विकल्प हैं, अच्छे योजनाएं हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लागू करी गई हैं। और कोई योजना अगर आपको याद आ रही हो, जैसे अभी मुझे आ रही है कि एक उड़ीसा राज्य के द्वारा थी, एक ओडिशा राज्य के द्वारा भी एक योजना शुरू करी गई थी जिसका नाम था कालिया, जिसका नाम क्या था? कालिया। और ये जो कालिया योजना थी इसमें प्रति परिवार को 25,000 रुपए की राशि उपहार, मतलब एक तरीके से सहायता के रूप में प्रदान करी जा रही थी। 25,000 प्रति वर्ष, ठीक है ना, प्रति वर्ष। लेकिन इसमें भी अलग अलग कैटेगरी थी कि अगर आप पशुपालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं तो उसके लिए 12,500 रुपए थे, 12,500 रुपए थे। कुछ इस तरीके की थी ये योजना, अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटकर थी। सर आप रुके क्यों नहीं? चलिए, और जैसे यहां पर सचिन जी कह रहे हैं कि गुरुजी एमपी में है भवंतार भुगतान योजना, कुछ ऐसे नाम लिखा है, प्रधानमंत्री बीमा योजना, ये ठीक है, प्रधानमंत्री बीमा योजना, कुछ कुछ ऐसी योजनाएं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। बीमा योजना, कौन सी? बीमा योजना है। उसके साथ साथ किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य है। अच्छा मुझे बताइए कि किस वर्ष तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य था या है या होगा? किस वर्ष तक ये लक्ष्य सुनिश्चित किया गया था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? थोड़े बहुत तथ्य पता होने चाहिए लिखने के लिए, अगर तथ्य नहीं है तो बड़ी दिक्कत होगी। थोड़ा बहुत डेटा आपके पास होना चाहिए, कुछ कुछ मुद्दे होने चाहिए जिनके ऊपर हम लिख सकें एक अच्छा निबंध। कौन सा वह वर्ष है? अब आप तो समसामयिक घटनाएं पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में ऐसी कौन कौन सी राज्य सरकारों के द्वारा या फिर किसी अन्य देश के द्वारा ऐसी योजनाएं या ऐसी स्कीम है
जिनके जो किसान हितकारी हैं, जो कि किसान के पक्ष में है। 2022 बिल्कुल, यहां से विजय जी कह रहे हैं कि गुरुजी 2022 था वह लक्ष्य। कौन सा था? 2022 लक्ष्य था, जिस वर्ष हमने वह स्वीकार किया था कि हाँ किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, फसल बीमा योजना है, अन्य। अच्छा 2025 देखिए 2025 आ रहा है, भावांतर भुगतान योजना, अनिल जी कह रहे हैं ये भी एक अच्छा विकल्प है। बिल्कुल साहब, ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब जरा देखिए, हमने क्या कहा कि इन योजनाओं से शुरुआत करने के बाद या फिर किसी सूक्ति से शुरुआत करने के बाद दूसरा जो इसका पक्ष होता है कि दूसरे में हम क्या लिखें, दूसरे में क्या लिखें कि सर यहां पर विषय क्या है कि किसानों की कर्ज माफी लोकतंत्र की आवश्यकता है बोझ या फिर राजकोष पर बोझ, लगभग अर्थ ही की है। तो अगर मैं बात करूं दूसरे में हम उल्लेख कर सकते थे कि वास्तव में जो हमारे भारतीय कृषि है, जो भारतीय कृषि है, भारतीय कृषि है, इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यानी हमारी जीडीपी पर इसका क्या योगदान है। किसी को पता है कि भारतीय कृषि जीडीपी में कितना योगदान, कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रही है कि हाँ भारतीय सकल घरेलू उत्पाद जो है हमारा, उसमें कितने प्रतिशत का योगदान ये सम्मिलित करती है, कितने प्रतिशत का योगदान देती है। तो जैसा कि हमने पढ़ने का प्रयास किया, यानी ये आपका विषय है, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ा है, ठीक है ना, मैंने पढ़ा है। इस पर निबंध लिखते समय हमें कुछ कुछ तथ्य चाहिए थे और तथ्यों को खोजते हुए हमें बहुत सारे बिंदुओं का पता चला कि हाँ ये है मुद्दा, ये एक मुद्दा हो सकता है। मैं आपको केवल एक ढांचा बनाकर दिखा रहा हूं कि इन मुद्दों का प्रयोग हम करने वाले हैं। अच्छी बात है। तो सर हम जानते हैं कि लगभग 14% क्या है, ये जीडीपी पर योगदान रखती है, जिसमें भारत की लगभग 70% जनता निर्भर है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका 14% का योगदान है, जिस पर 70% भारतीय जनता निर्भर करती है। ठीक है ना, ये तथ्य का प्रयोग हम करने वाले हैं, लगभग 20 नहीं 16। हाँ बिल्कुल, देखिए कहीं कहीं पर तो 17% देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारे तथ्य हैं जहां पर 17% तक ये डेटा कहा गया है। लेकिन हमने बहुत जब छानबीन करने की कोशिश करी तो छानबीन करते हुए पता चला कि ये डेटा लगभग 14% के आसपास है, लगभग। ठीक है ना, एग्जैक्ट तो शायद मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन लगभग 14% के आसपास है। तो हम ना इस चीज से बचने के लिए कि सर 14 है कि 17 है, तो हम लगभग 14% का प्रयोग करेंगे। कितने का? लगभग 14, ताकि एक एग्जैक्ट डेटा ना आ पाए और उससे लगभग यानी 1-2% आगे पीछे भी रहेगा, तब लगभग शब्द हमारा मैनेज कर लेगा। ठीक है, उसके बाद किस चीज का उल्लेख होगा कि सर योगदान हो गया। उसके बाद अच्छा मुझे बताइए कि ये जो कर्ज माफी है, ये राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं ये किस वजह से करती हैं कर्ज माफी, कि हाँ हम कर्ज माफी कर रहे हैं। यानी अगर मैं बात करूं सर, जो दूसरा मुद्दा यहां पर बन सकता है वो क्या बन सकता है कि सर राजनेताओं की, यानी राजनीतिक जो पार्टी है, राजनीतिक जो पार्टी है वो क्यों इस तरीके के मुद्दे अपनाती हैं कि हम, जैसे हमारी सरकार बनी तो हम कर्ज माफी का एक विकल्प हमारे पास है कि हम कर्ज माफी करने वाले हैं। यहां पर जब जब हम राजनेताओं का उल्लेख करेंगे ना, तो ध्यान रखना दो तरीके से राजनेताओं का उल्लेख हो सकता है। पहली स्थिति यहां पर बन सकती है वर्तमान स्थिति को देखते हुए कि वर्तमान जो राजनीतिक पार्टियां हैं या फिर जो राजनीतिक नेताएं हैं वह किस तरीके की लुभावनी स्कीम का प्रयोग कर। अब देखिए इसको मैं लुभावनी भी नहीं कह सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये ज्यादा ही विपक्ष में बात पहुंच जाएगी। अगर मैं बात करूं कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कारण है जिनकी वजह से राजनीतिक पार्टियां कर्ज माफी का रास्ता अपनाने लगी हैं। और जो इनसे तुलना करते हुए जो हमारे भूतकाल की राजनीतिक पार्टियां थी या फिर जो हमारे भूतकाल के राजनेता थे, वह किस तरीके की स्कीमों का प्रयोग किया करते थे। अब देखिए अगर आप भूतकाल से तुलना करोगे ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ के कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताओगे और कहीं ना कहीं यहाँ के कुछ नेगेटिव।
क्योंकि वर्तमान से अगर तुलना करें तो कर्ज माफी एक अच्छा विकल्प नहीं है, एक अच्छा विकल्प नहीं है। और अगर भूतकाल की बात करें तो भूतकाल में आप विभिन्न प्रकार के राजनेताओं का उल्लेख कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ नाम लिखता हूं, ध्यान रखिएगा, मैंने कुछ नाम लिखे, इन नामों पर जरा विचार करिए। एक नाम लिखा मैंने महात्मा गांधी। क्या लिखा मैंने? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का अगर आपको चंपारण आंदोलन पता है कि चंपारण आंदोलन में क्या हुआ था? याद आ रहा है कुछ? चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन ये किसके लिए था? ये जो चंपारण आंदोलन है इसका मुख्य विषय क्या था? केंद्र में क्या था? क्यों हुआ था ये? या फिर अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा किसानों को समृद्ध बनाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। उन सभी बातों थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जी सर जी पता है ना, तो हम इसका उल्लेख करने वाले हैं कि महात्मा गांधी ने क्या योगदान। अब देखिए इसका जो उल्लेख होगा ना वो तुलनात्मक आधार पर होगा। जब जब हम राजनीतिक पार्टियों या फिर राजनेताओं का उल्लेख करेंगे कि क्यों कर्ज माफी होती है, तो पहले तो हम वर्तमान स्थिति का उल्लेख करेंगे कि क्यों कर्ज माफी की जो स्कीमें होती हैं वो उतनी ज्यादा लोकप्रिय हो गई, ठीक है ना। और अगर भूतकाल से हम तुलना करेंगे कि तो भूतकाल में ऐसे कौन कौन सी पार्टियां थी या फिर ऐसे कौन कौन से व्यक्तित्व थे जिनके माध्यम से किसानों के हित में कुछ किया गया, किसानों के हित में कुछ किया गया, इसका उल्लेख करेंगे। उसके बाद की जो अपनी अगली स्थिति बनेगी उसके बाद हम और किस चीज का उल्लेख कर सकते हैं? ये क्रम वाइज होगा, बिल्कुल क्रम वाइज, ठीक है ना, बिल्कुल क्रम वाइज। अब देखिए हमने कारण बताए कि राजनीतिक पार्टियां क्यों ऐसा करती हैं, भूतकाल से थोड़ी बहुत तुलना करी। अच्छा, क्या कोई ऐसी स्कीम है या फिर कोई ऐसा सर्वे है या फिर कोई ऐसा अनुमान है किसी के द्वारा कही गई कोई ऐसी बात है जो कि कर्ज माफी के संबंध में है? यानी जो हमारा विषय है, विषय क्या है? कर्ज माफी। इस विषय के संबंध में किसी व्यक्ति ने कुछ कहा है कि नहीं? किसी व्यक्ति ने कुछ कहा है कि नहीं? संबंध में किसी ने कोई या फिर संबंध में, यानी अगर मैं बात करूं कि कोई रिपोर्ट आई हो, रिपोर्ट नहीं है तो कोई सर्वे हो या फिर किसी ने कुछ कथन कहे हो, ये सभी बातें का प्रयोग हमें करना है कि हाँ कर्ज माफी के बारे में किसी की कोई सर्वे है, कोई रिपोर्ट है या फिर कोई संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा कुछ कह दिया गया है। अगर मैं बात करूं तो जब हमने थोड़ी बहुत छानबीन करी तो हमें पता चला कि जो हमारे पूर्व गवर्नर थे आरबीआई के, जिनका नाम था रघुराम राजन। क्या नाम था? रघुराम राजन। और एक मुद्रा बैंक के अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था अभी देखो मैं नाम भूल गया उनका, जिनका नाम था, मतलब रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर थे। और पूर्व की बात कर रहा हूं, वर्तमान नहीं, पूर्व की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, पूर्व की, रघुराम राजन। और एक है मुद्रा बैंक। कौन सा है? मुद्रा बैंक। इनके 13 अर्थशास्त्रियों ने मिलकर एक सर्वे किया और एक कुछ निष्कर्ष दिए, कुछ कथन कहे। वो कथन क्या कहे कि हम किसी भी स्थिति में जो कर्ज माफी है उसको सही तरीका नहीं मानते, जो कर्ज माफी है उसको सही घोषित नहीं करते। ये इनके द्वारा कथन है। किसके द्वारा? आरबीआई के पूर्व गवर्नर जिनका नाम था रघुराम राजन और मुद्रा बैंक के 13 अर्थशास्त्रियों ने मिलकर एक सर्वे किया, एक समिति बनी। समिति ने कुछ सुझाव दिए कि हम किसी भी स्थिति में कर्ज माफी को सही नहीं मानते, किसी भी स्थिति में, ठीक है ना। हाँ, किसी भी स्थिति। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, हाँ, उनका नाम था गोपीनाथ। यहां पर मुद्रा बैंक के वो जो वर्तमान में थे वो थे गोपीनाथ। यहां पर लिख लेना, इस नाम का प्रयोग करेंगे हम, गोपीनाथ। जो गोपीनाथ जी थे ना, वो
और 12 और अर्थशास्त्री थे, ठीक है ना, गोपीनाथ। अच्छा, ये एक मुद्दा हो सकता है। यानी अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने किया है कि सर इसकी जो शुरुआत होगी सबसे पहले किसी सूक्ति या किसी व्यक्ति के कथन के द्वारा या किसी योजना। और अगर मैं योजना की बात करूं तो कौन कौन सी, जैसे मैंने कहा, एक तो तेलंगाना राज्य ने रैयत बंधु जो योजना प्रारंभ करी है, एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ये लागू हुई है, ये मतलब इस पर ये चल रही है। और यहां पर क्या है कि सर प्रति फसल 4,000 रुपए की एक निवेश की राशि, ताकि किसान अपने खेत में निवेश कर सके। उसके द्वारा जो उड़ीसा सरकार है उसके द्वारा कालिया नामक एक है योजना, पूरा नाम है कालिया बंधु, और इसमें 25,000 रुपए की राशि। मतलब इसमें भी अलग अलग कुछ कैटेगरियां हैं कि अगर आप पशुपालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं तो 12,500 प्रति परिवार के लिए, ठीक है ना, प्रति परिवार के लिए 25,000, 12,500 कुछ अलग अलग प्रकार की राशियां हैं। इनसे हम शुरुआत कर सकते हैं। और शुरुआत करनी कैसे है कि इनका प्रयोग नहीं करना है कि प्रति फसल 4,000 रुपए, नहीं, बिल्कुल नहीं। कि जैसे हम ऐसा कुछ लिखने का प्रयास कर सकते हैं कि कर्ज माफी से एक अच्छा विकल्प जो कि राज्य सरकारों के द्वारा अपनाई गई कुछ स्कीम, जैसे रैयत बंधु तेलंगाना राज्य के द्वारा या फिर उड़ीसा राज्य के द्वारा कालिया नामक जो योजनाएं हैं उनका प्रयोग। उसके साथ साथ सर जो अगला अपना मुद्दा था वो था कौन सा, वो था सर हमें भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालती है, इसका हमें प्रयोग करना है। लगभग 14%, जिस पर 70% भारतीय जनता निर्भर है। राजनीतिक पार्टियों की अगर मैं बात करूं, एक मिनट जरा, एक इंपॉर्टेंट कॉल है, ठीक है ना, एक मिनट जरा, इंपॉर्टेंट कॉल है। चलिए चलिए, तो जैसे मैंने कहा कि भारतीय जो कृषि है वो व्यवस्था पर प्रभाव, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालती है, 14%, जो कि जिस पर 70% आबादी निर्भर है। राजनीतिक पार्टियों की अगर मैं बात करूं तो ऐसे क्या कारण हैं जिनके माध्यम से वह कर्ज माफी जैसे स्कीम लेकर आती हैं, या फिर अगर मैं भूतकाल से तुलना करूं तो भूतकाल में ऐसे कौन कौन से व्यक्तित्व रहे हैं जो कि किसानों के हित में कुछ कार्य किया है, ठीक है ना, अच्छी बात है। उसके साथ अगर मैं बात करूं कि सर विषय के संबंध में कोई सर्वे हुआ है या फिर कोई रिपोर्ट आई है या फिर किसी व्यक्ति ने कुछ कहा है, इसका उल्लेख हम करेंगे, ठीक है ना, इसका उल्लेख हम करेंगे। इसके बाद की स्थिति क्या हो सकती है, इसके बाद की स्थिति क्या हो सकती है। हाँ गुरु, गुड मॉर्निंग सर जी, अभी आए हैं, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, बहुत अच्छी बात है, जय जवान जय किसान, चलिए जी, अच्छी बात है। इसके बाद का अगला मुद्दा क्या हो सकता है, इसके बाद का सर एक और मुद्दा हो सकता है कि वास्तव में कर्ज माफी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्या मुद्दा हो सकता है कि कर्ज माफी की आवश्यकता कर्ज माफी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कर्ज माफी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अच्छा, जब हम कर्ज माफी की आवश्यकता के बारे में बात करेंगे तो इसी से थोड़ा बहुत संबंध या फिर इसी से थोड़ा बहुत रिलेट करेगा किसानों की समस्या, किसानों की समस्या। भाई किसानों को समस्या होगी तभी तो क्या है, तभी तो कर्ज की आवश्यकता पड़ेगी। किसानों की समस्या, किसानों की समस्या है। अब किसानों की समस्या की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग विभिन्न आधार पर किसानों की समस्या हो सकती हैं। जैसे कल हमने एक डायग्राम देखने का प्रयास किया था कुछ इस प्रकार से, मैंने कहा कि किसानों की समस्याओं के अंतर्गत सर बाजार का अभाव भी हो सकता है। ये डायग्राम बनाना है हमें, ठीक है ना, ये डायग्राम बनाने का प्रयास करना है। सर शिक्षा, कृषि शिक्षा का अभाव हो सकता है, ये किसानों की समस्या है। लोक लुभावने वादे, हाँ ये भी हो सकता है। सर कृषि जोत का छोटा आकार, यानी जो सीमांत किसान है जोत का छोटा आकार है। सर मानसून पर निर्भर रहना, ये किसानी समस्या हो सकती है। राजनीतिक व प्रशासनिक उदासीनता, उचित मूल्य नहीं मिलना,
कर्ज हेतु अनौपचारिक निर्भरता, जागरूकता का अभाव, ये सभी किसानी समस्याओं के अंतर्गत सम्मिलित हो सकते हैं। तो इनको डिटेल में लिखने की वजह अगर हम एक छोटा सा डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे, अच्छा ये एक बड़ा मुद्दा होता है कि सर निबंध में हम डायग्राम बना सकते हैं कि नहीं। देखिए मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि अगर आपके पास एक अच्छा डायग्राम है तो बिल्कुल आप जरूर उसमें बनाने का प्रयास करिएगा कि एक ही मुद्दा है जो कि देखिए डायग्राम क्या है कि आपके बहुत सारे शब्दों को बचा लेगा, यानी बहुत सारे भावों को आपको बचा लेगा। अब इस डायग्राम से मतलब ये है कि सर ये निम्नलिखित किसानी समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है ना। अलग से सभी के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है कि मानसून पर निर्भरता क्या है, राजनीतिक व प्रशासनिक उदासीनता क्या है, उचित मूल्य नहीं मिलना, कर्ज हेतु अनौपचारिक जो निर्भरता है अलग से बताने का प्रयास नहीं करना है, ठीक है ना। अच्छी बात है, तो सर ये हम बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद किसानों की समस्या होगी। अच्छा किसानों की समस्या के साथ साथ क्या कर्ज माफी के तरीके कितने, यानी जो कर्ज लेने के तरीके कितने हैं, किसानों के द्वारा जो कर्ज लिया जाएगा वो किन किन माध्यमों से वो कर्ज ले सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि किसी औपचारिक माध्यम से ही वह कर्ज लें। औपचारिक माध्यम यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जब किसान कर्ज लेते हैं, जब किसानों के द्वारा कर्ज लिया जाता है तो इसके कितने माध्यम हो सकते हैं। सर एक तरीका हो सकता है जिसे मैं कह सकता हूं औपचारिक, क्या कह सकता हूं औपचारिक, और एक हो सकता है अनौपचारिक। अनौपचारिक एक हो सकता है औपचारिक और एक हो सकता है अनौपचारिक। क्या हो सकता है औपचारिक और अनौपचारिक। अगर यहां पर देखने का प्रयास किया जाए, यहां पर देखने का मैं प्रयास करूं कि औपचारिक जो है, औपचारिक इसमें तो सर भारतीय सरकार या फिर कोई ऐसी संस्थाएं जो कि वास्तव में कर्ज देने के लिए निर्धारित करी गई हैं, जैसे कोई बैंक हुआ, जैसे कोई बैंक हुआ, बैंक के साथ साथ भारतीय सरकार हुई, भारतीय सरकार हुई, भारतीय सरकार हुई, उनकी अलग अलग स्कीम हुई, ये सभी औपचारिक माध्यम से आ जाती हैं। अनौपचारिक की अगर मैं बात करूं तो कई बार आपने देखा होगा कि गांव के जो सीमांत किसान होते हैं या फिर जो छोटे किसान होते हैं जिनकी छोटी जोत होती है, तो वह गांव के साहूकार जो लोग होते हैं, गांव के साहूकार लोगों से ब्याज पर पैसे लेते हैं। किस पर लेते हैं और वो एक अलग ही प्रकार की ब्याज होती है, अलग ही प्रकार की, कि सर गांव के साहूकार या फिर जो जमींदार लोग होते हैं, जो जमींदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो छोटे किसान होते हैं उनको ब्याज पर पैसे देने का कार्य करते हैं। और जो कर्ज माफी होती है, जो कर्ज माफी होती है, जो कर्ज माफी होती है वो किससे छुटकारा दिलाने का प्रयास करती है, इन औपचारिक माध्यमों से। लेकिन सर कई बार क्या होता है कि जो छोटे किसान है ना, वो औपचारिक तरीकों से कर्ज लेना शायद या तो उनको जानकारी नहीं है, अगर जानकारी है तो फिर भी शायद उनकी पहुंच उतनी नहीं है कि उनको उन तरीकों से कर्ज मिल जाए। ज्यादातर जो छोटे किसान होते हैं तो या तो किसी गांव के जमींदार से या किसी साहूकार से या किसी सेठ आदि से, सेठ साहूकार के अंतर्गत आ जाता है, या फिर किसी सेठ आदि से कर्ज पर पैसे उधार लेते हैं, किसी मोटी ब्याज राशि पर पैसे ले लेते हैं। और जो कर्ज माफी सरकार के द्वारा होती है वो इनके द्वारा होती है, जिसमें ज्यादातर जो है बड़े बड़े जो पूंजीपति होते हैं उनके द्वारा इन स्कीमों का भरपूर फायदा उठाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो सीमांत किसान है उन तक ये फायदा बहुत कम पहुंच पाता है, ठीक है। ध्यान रखिए इन सभी बातों का हमें उल्लेख करना है। सर जी किसान बहुत गरीब होते हैं सरकार के पास। अब देखिए यहां से जो चाहत शुक्ला जी हैं वो अलग ही प्रकार की बातें कर रहे हैं कि किसी को शायद चुड़ैल कह रहे हैं। वाह सर जी, विलेज में लोगों को उतनी नॉलेज नहीं होती है। हाँ ये हो सकता है कि गांव में लोगों को जानकारी का अभाव है, स्कीमों के बारे में नहीं पता है, ब्याज दरों का सही से वो मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं कि क्या ब्याज दर है, इसकी हमें क्या दे राशि होगी। वो तो बस जो साहूकार ने कह दिया कि 2 रुपए सैकड़ा है या फिर 1.5 रुपए सैकड़ा है, इस आधार पर चलते हैं। और कहीं कहीं पर 3 रुपए सैकड़ा, कहीं पर 4 रुपए सैकड़े की ब्याज होती है, ठीक है ना। इसका मतलब पता है क्या है कि गांव में अगर आप धन राशि किसी से उधार लेंगे
तो इसमें उनकी अलग ही प्रकार की एक गणित चलती है, और वो गणित कुछ इस तरीके की है। वो कहते हैं कि 2 रुपए सैकड़े की ब्याज है। कितने रुपए की है? 2 रुपए सैकड़े की। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए पर 2 रुपए ब्याज आपको देनी होगी। 100 रुपए पर 2 रुपए ब्याज देनी होगी। और अगर आप किसी औपचारिक बैंक से या फिर किसी औपचारिक तरीके से ब्याज लोगे या फिर ऋण लोगे, कर्ज लोगे, तो उनकी जो ब्याज होती है लगभग 5% या फिर 4% के आसपास होती है। यानी अगर आपने 100 रुपए लिए हैं तो वह 4 रुपए की आपसे ब्याज लेंगे। लेकिन अंतर क्या है? ये जो ब्याज होती है ये वार्षिक होती है। कैसी ब्याज होती है? वार्षिक ब्याज होती है, यानी वर्ष में एक बार। और ये जो 2 रुपए प्रति सैकड़े की ब्याज है ना, ये प्रति महीने होती है। यानी जो गांव का एक अलग ही नियम है। क्या है? प्रति महीने, प्रति माह, यानी हर महीने 2 रुपए की ब्याज। यानी उसको तो केवल एक साल में यहां पर औपचारिक तरीके से ब्याज लिया है तो 100 रुपए पर 4 रुपए ही ब्याज देने पड़ेंगे। लेकिन यहां पर उसने 100 रुपए लिए हैं तो सर महीने कितने होते हैं? 12 इंटू 2, कुल मिलाकर उसे 24 रुपए की ब्याज अदा करनी पड़ेगी एक साल में इस 100 रुपए पर। यह जानकारी का अभाव है और कुछ नहीं, ठीक है ना। ये जानकारी का अभाव है कि क्या, अब देखिए जो छोटे किसान होते हैं वो ज्यादातर यही तरीके, या फिर जो सेठ हो गए, साहूकार हो गए, उनसे ही कर्ज लेना पसंद करते हैं। पता नहीं क्यों, या तो उनकी पहुंच नहीं है, वहां तक पहुंच नहीं है, या फिर पहुंच भी है तो उतनी जानकारी नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। इसके बाद हम और किस चीज का उल्लेख कर सकते हैं कि सर हमने कर्ज के तरीके बताए कि सर एक तो औपचारिक हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई किसान सरकारी तंत्र से प्रभावित होकर सरकारी माध्यमों से कर्ज ले। कई बार ऐसा होता है कि सर कुछ अनौपचारिक तरीके भी होते हैं, साहूकार, जमींदार, सेठ आदि से भी वह कर्ज लेने का प्रयास करता है। इसके बाद हम और किस मुद्दे का उल्लेख कर सकते हैं? इसके बाद हम और किस मुद्दे का उल्लेख कर सकते हैं? सर हम कुछ सरकारी स्कीम, या फिर अगर मैं बात करूं फिर हम आते हैं उपाय के ऊपर कि इसके उपाय क्या है। फिर उपाय के बारे में बताने का प्रयास करेंगे और उपाय के दौरान हम स्कीम लिखेंगे। स्कीम की सरकारी स्कीम क्या है, सरकारी स्कीम। अब देखिए इस उपाय में ना, इस उपाय में अगर आपने पूरी तरीके से कर्ज माफी कर दी तो इसमें भी क्या है, दोनों पक्षों को साथ लेते हुए चलना है। कई बार क्या होगा कि जो ऐसी संस्थाएं हैं, जो ऐसी प्राइवेट संस्थाएं हैं जो कि कर्ज वितरण का काम करती हैं, मानकर चलिए कि आपने किसानों का पूरा कर्ज माफ कर दिया, पूरा कर्ज माफ कर दिया, तो जो कर्ज वितरण करने वाली संस्थाएं हैं उन पर एक गहरा वित्तीय प्रभाव पड़ेगा कि पूरा का पूरा कर्ज माफ हुआ। तो अब अगर कोई किसान कर्ज लेगा ही नहीं, अगर कोई किसान कर्ज लेगा ही नहीं, तो ये जो संस्थाएं हैं इनका तो अस्तित्व खतरे में होगा। तो इनसे निपटने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है? ठीक है ना। अब उन प्लान का उल्लेख नहीं करना है, लेकिन बस ये सवाल पूछते चलने हैं कि क्या ऐसा कोई तरीका है कि जिनसे इनका भी भविष्य सुनिश्चित हो, जिनसे इनका भी भविष्य सुनिश्चित हो। जो कर्ज वितरण करने वाली संस्थाएं हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारी ऐसी प्राइवेट संस्थाएं हैं जो कि कर्ज बांटने का कार्य करती हैं। बस निबंध में भी कुछ कुछ सवाल पूछते हुए चलना है। अगर सवाल पूछते हुए चलोगे तो एक अच्छा निबंध आपके पास आने की उम्मीद रहेगी। फिर उपाय है, उपाय के बाद सीधा उल्लेख होगा सर हमारे निष्कर्ष का। किसका उल्लेख होगा? निष्कर्ष का, कि इसका निष्कर्ष क्या आने वाला है। इसके निष्कर्ष का उल्लेख करेंगे और निष्कर्ष का उल्लेख करते ही क्या हो जाएगा? निष्कर्ष का उल्लेख किया, चीजें समाप्त। सर गांव के पास जानकारी नहीं होती है, उन गांव के लिए बिचौलिए लोग मिलकर पैसे खा जाते हैं। इन सब ठीक है, ये आपने अपने बात बताए हैं, ये आपने अपनी बातों का उल्लेख किया है कि सर ऐसी ऐसी बातें हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखने का प्रयास करेंगे। ये एक प्रकार का ढांचा है, या तो किसी सूक्ति से शुरुआत करिए या फिर किसी योजना से शुरुआत करिए। अब तक जितने भी निबंध हमने लिखे हैं कहीं ना कहीं वो सूक्ति से लिखे हैं। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से या फिर एक घटना के माध्यम से लिखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम सर भारतीय कृषि का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है इसका उल्लेख करने का प्रयास करेंगे, या फिर राजनीतिक जो पार्टियां हैं वर्तमान और भूत दोनों में तुलनात्मक आधार पर क्या क्या कार्य हुए हैं, क्यों कर्ज माफी जैसी योजनाएं ज्यादा प्रभावी हो गई। और अब देखिए ज्यादा कारण बताना भी गलत है कि क्यों हो गई क्यों नहीं हुई, ठीक है ना। हाँ, कि उदासीन होते हुए चलना है, ठीक है। किसी के पक्ष में ना तो ज्यादा विरोध करना है और ना ही ज्यादा किसी का समर्थन। जब निबंध लिखेंगे किस प्रकार के शब्द होंगे आप समझ जाएंगे।
कि किस तरीके से हमें उनका समर्थन या फिर विरोध करना है। उसके बाद सर विषय से संबंधित कोई रिपोर्ट है, कोई सर्वे है, उसका उल्लेख होगा। या फिर कर्ज माफी की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। अच्छा, उसके बाद सर किसानों की समस्याएं जो इसी से संबंधित हैं कि वास्तव में कर्ज माफी की आवश्यकता इस वजह से पड़ती है कि किसानों के पास इस तरीके की समस्याएं हैं। फिर एक डायग्राम बनाकर उन समस्याओं का उल्लेख करने का हम प्रयास करेंगे। उसके बाद क्या है कि अगर कोई ऐसी कोई रिपोर्ट आई है उनका उल्लेख करेंगे। उसके बाद सर हम कर्ज वास्तव में ऐसा नहीं है कि हम इसका एक पक्ष ही देख रहे हैं कि एक औपचारिक ही पक्ष होगा, हो सकता है कि अनौपचारिक पक्ष हो। और अनौपचारिक पक्ष जो कि जिससे गांव के जो किसान होते हैं ज्यादा प्रभावित रहते हैं, इसका भी उल्लेख करेंगे। यानी अगर कर्ज माफी एक विकल्प है तो केवल इन व्यक्तियों को, जो कि बड़े बड़े साहूकार लोग होते हैं, उनको केवल फायदा ना हो, इन छोटे किसानों को भी फायदा हो, जो कि गांव के किसी साहूकार से भी कर्ज लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, इन सभी बातों पर उल्लेख करेंगे। उसके साथ साथ सर हम उपाय लिखेंगे। उपाय में वर्तमान में कुछ स्कीम है या फिर आपके दिमाग में कोई प्लान है, उसका उल्लेख आप कर सकते हैं। उसके बाद पूरे के पूरे निबंध का निष्कर्ष हमें लिखना है कि इसका सार ये है, इसका निष्कर्ष ये है। ठीक है, और ये सभी बातें होंगी लगभग 600 शब्दों के आसपास। शब्द की संख्या कितनी है? 600 है। 600 शब्द में लिखने का प्रयास करना है। अच्छा, स्टार्ट करें या फिर इसको आप अपने आप से लिखेंगे? स्टार्ट करें या फिर इसको आप अपने तरफ से लिखेंगे? बताइए। स्टार्ट करें कि इसको आप अपनी तरफ से लिखने का प्रयास करेंगे? मैं लिखाऊं या फिर लिखने का प्रयास करेंगे? गुरु जी हमारा देश कृषि प्रधान है। हाँ जी, हमारा देश कृषि प्रधान है। ठीक है ना, हमारा देश कृषि। गुरु जी कर्ज माफी की जरूरत क्यों है? खुद से लिखोगे? अरे बोलो कुछ, हाँ हूं मैं, कुछ जवाब दो। गुरु जी लिख लेंगे, लिख लेंगे, लिख लेंगे। अच्छी बात है, अगर लिख लेंगे तो ठीक है ना, ये बहुत अच्छी बात है। गुरु जी आपने आप से लिखेंगे। गुरु जी आप लिखवा दीजिए। गुरु जी लिखवा दीजिए सर, आइडिया हो जाएगा। लिखवा दें? आधे लोग कह रहे हैं कि गुरुजी हम खुद लिखने का प्रयास करेंगे, आधे लोग गुरुजी लिखवा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, एक बार इसको लिख लो। ठीक है, एक बार इसको लिखो और शब्दों का चयन देखो किस तरीके से उदासीन रहने का प्रयास होता है। ना तो किसी का समर्थन ज्यादा करना है और ना ही किसी का विरोध। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक जितने भी हमने निबंध लिखे हैं वो लिखे हैं किसी ना किसी सूक्ति के माध्यम से, इसको किसी उदाहरण के माध्यम से लिखने का प्रयास करते हैं। कॉपी खोलो, विषय डालो। विषय कौन सा है जी हमारा? हमारे निबंध का विषय है, ये रहा। हमारे निबंध का विषय क्या है कि किसानों की कर्ज माफी, लोकतंत्र की आवश्यकता या बोझ, या फिर राजकोष पर बोझ। ठीक है ना, दोनों में से या तो दोनों को ही वैकल्प में लिखकर आप निबंध लिख सकते हैं या फिर दोनों को ही लिख लेना। चलिए फटाफट से लिखिए और फिर मैं बोलने का प्रयास करता हूं, तुरंत नोट करना। ठीक है, तुरंत नोट करना। इसको लिखो, किसानों की कर्ज माफी, लोकतंत्र की आवश्यकता या बोझ। मुझसे ज्यादा तथ्य पता होने चाहिए आपको। ठीक है ना, मुझसे ज्यादा, यानी जो तथ्यात्मक जानकारी है ना वो मुझसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये विषय नहीं है, मेरा भारतीय कृषि विषय नहीं है, मेरा विषय है हिंदी। क्या है मेरा विषय? हिंदी। लेकिन फिर भी जब मैंने इस पर थोड़ी बहुत R&D करी, थोड़ी बहुत सर्च करने का प्रयास किया, तो बहुत सारे तथ्य मुझे ऐसे देखने को मिले कि जिनको आधार बनाकर हम ये निबंध लिख सकते हैं। मैं केवल आपको की पॉइंट बता सकता हूं कि पहले क्या लिखना है, उसके बाद किस बिंदु का उल्लेख करना है, किसके बारे में लिखने का प्रयास करना है, किसके बारे में लिखने का प्रयास करना है। लिखना आपको पड़ेगा, लिखना आपको पड़ेगा। वहां पर ना तो आप इन शब्दों को याद कर पाओगे कि मैंने किस समय क्या बोला, ये याद कर पाना भी संभव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए लिखिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी। लिखिए, तेलंगाना राज्य द्वारा, तेलंगाना राज्य द्वारा, तेलंगाना राज्य द्वारा तेलंगाना राज्य द्वारा किसानों के कल्याण हेतु, तेलंगाना राज्य द्वारा किसानों के कल्याण हेतु शुरू की गई रैत बंधु योजना, शुरू की गई रैत बंधु योजना। कौन सी? रैत बंधु योजना। इसको इकेरा उद्धरण चिन्ह में बंद करना। शुरू की गई रैत बंधु योजना, रैत बंधु योजना एक सराहनीय कदम है,
एक सराहनीय कदम है, एक सराहनीय कदम है, पूर्ण विराम चिन्ह, एक सराहनीय कदम है, एक सराहनीय कदम है। यह योजना अपने आप में पहला प्रयास है या फिर पहला कदम है। यह योजना अपने आप में पहला कदम है। यह योजना अपने आप में पहला कदम है। पहला कदम है जो किसानों को, पहला कदम है के बाद एक अल्प विराम चिन्ह, जो किसानों को अपने आप से, जो किसानों को अपने आप से लाभप्रद बनाने में सक्षम है, जो किसानों को अपने आप से लाभप्रद बनाने में सक्षम है, जो किसानों को अपने आप से लाभप्रद बनाने में सक्षम है, पूर्ण विराम चिन्ह। लाभप्रद बनाने में सक्षम है। किसी ने कहा है कि सर स्टार्टिंग करवा दो फिर लिख लेंगे। अमन, अच्छा अरुण गौर जी कह रहे हैं कि गुरुजी स्टार्टिंग केवल आप करा दें, बाद में हम इसको लिखने का प्रयास करेंगे। अच्छा ऐसा है क्या? क्या केवल इसकी स्टार्टिंग कराऊं मैं, बाद में इसको आप खुद लिखेंगे? आई थिंक अबाउट हमारे कमेंट नहीं पढ़ते हैं। अरे ऐसा नहीं है, कमेंटों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है कि किसी समय पर किसी भी बैच के कमेंट मुझे ना दिखें, ऐसा संभव है, ऐसा संभव है। लेकिन आपको इसको लिखना है, ठीक है ना। चलिए चलिए, तो हमने क्या लिखा? इसी तरीके की इसी तरह की योजना, इसी तरह की योजना, आगे लिखिए, इसी तरह की योजना उड़ीसा सरकार द्वारा, इसी तरह की योजना उड़ीसा सरकार द्वारा, इसी तरह की योजना उड़ीसा सरकार द्वारा, उड़ीसा सरकार द्वारा, उड़ीसा सरकार द्वारा अपने किसानों की, अपने किसानों के कल्याण हेतु, अपने किसानों के कल्याण हेतु, कल्याण हेतु, कल्याण हेतु, अपने किसानों के कल्याण हेतु, अपने किसानों के कल्याण हेतु प्रारंभ की गई, प्रारंभ की गई, प्रारंभ की गई, प्रारंभ की गई। गई के बाद लगाइए एक अल्प विराम चिन्ह। जो कालिया नाम से जानी जाती है, जो कालिया नाम से जानी जाती है। और कालिया को एक उद्धरण चिन्ह में बंद करना। अब नाम थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है कि सर कालिया, ठीक है ना, लेकिन फिर भी लिखने का प्रयास करना है। जो कालिया नाम से जानी जाती है, जो कालिया नाम से जानी जाती है। अगले पैराग्राफ से लिखो, अगले पैराग्राफ से। अब देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया है? हमने सर सबसे पहले यह प्रयास किया है कि किसी योजना के बारे में लिखा, यानी किसी स्कीम, यानी किसी उदाहरण के बारे में हमने लिखा। फिर हम क्या करेंगे? भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालती है, इसका उल्लेख करेंगे, ठीक है ना। इसका उल्लेख लिखिए। अनादिकाल से, अनादिकाल से भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। अनादिकाल से भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। भारतीय कृषि अनादिकाल से अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है, 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 रही है, रही है के बाद एक अल्प विराम चिन्ह। किंतु आंकड़ों को देखा जाए, किंतु आंकड़ों को देखा जाए, किंतु
आंकड़ों को देखा जाए, किंतु आंकड़ों को देखा जाए आज भी भारत में, किंतु आंकड़ों को देखा जाए तो आज भी भारत में, तो आज भी भारत में, आज भी भारत में कृषि घरेलू उत्पाद का, आज भी भारत में कृषि, और कृषि के बाद एक अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करना, आज भी भारत में कृषि घरेलू उत्पाद का, आज भी भारत में कृषि, कृषि के बाद एक अल्पविराम चिन्ह घरेलू उत्पाद का 14% 14% का भाग प्रदान करती है, 14% भाग प्रदान करती है, 14% भाग प्रदान करती है, ऐसा लिखिए, 14% भाग प्रदान करती है, करती है अल्पविराम चिन्ह, जिसमें 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 या जिस पर, जिसमें को काटिए, लिखिए जिस पर भारत की 70% आबादी निर्भर है, जिस पर भारत की 70% आबादी निर्भर है, जिस पर भारत की 70% आबादी निर्भर है, एक पूर्ण विराम चिन्ह, जिस पर भारत की 70% आबादी निर्भर है, जिस पर भारत की 70% आबादी निर्भर है। गुरु हिंदी क्वालिफाई ओनली 5 PDF मिला है, KGS टीम प्लीज। देखिए संध्या जी बोल रही हैं कि गुरुजी हिंदी क्वालिफाइंग में ओनली 5 PDF मिला है। ये ठीक है, हिंदी क्वालिफाइंग में उतने टॉपिक हैं ही नहीं, ठीक है ना, उतने टॉपिक हैं ही नहीं। बफरिंग प्लीज, कोई बफरिंग नहीं हो रही, ठीक है, यहां से सब कुछ ठीक है। 70% आबादी निर्भर है। अब देखिए हमने किसका उल्लेख किया, सबसे पहले सर हमने सूक्ति ना प्रयोग करते हुए किसी योजना के बारे में लिखा, उसके बाद भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालती है इसका उल्लेख किया। अब राजनीतिक पार्टियां, कि सर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह क्यों इस तरीके की स्कीमें अपनाने का प्रयास करती हैं कि हाँ अगर हम आए तो आपकी कर्ज माफी होगी। ज्यादा गहराई में जाकर नहीं लिखने का प्रयास करना है, ध्यान रखिएगा, ज्यादा गहराई से अगर जाकर लिखने का प्रयास करोगे इसका कुछ सकारात्मक भी प्रभाव हो सकता है, कुछ नकारात्मक भी, ठीक है ना, अति हर चीज की बुरी होती है। मानकर चलिए कि अगर आपका जो परीक्षक है उस पार्टी विशेष के नेता या उस पार्टी विशेष से थोड़ा बहुत उसका लगाव है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत सकारात्मक चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जो परीक्षक है ना वो हर चीज को उदासीनता के आधार पर नाप तोल कर देखने का प्रयास करता है कि इसने ज्यादा समर्थन में तो बात नहीं करी और ना ही ज्यादा विरोध में बात करी है, विपक्ष में रहकर बात करी है, ठीक है ना। तो एक उदासीनता के आधार पर, हालांकि निबंध में कुछ कुछ सवाल पूछ भी रहे, जहां पर मतभेद की स्थिति होती है ना वहां पर फिर हम निबंध में ही अपने आप से सवाल पूछने का प्रयोग करते हैं कि क्या ऐसा सही है, क्या ऐसा सही नहीं है, अपने आप से ही सवाल पूछते हैं। जैसे आगे हम कुछ करेंगे इसके बारे में, लिखिए जब आगे लिखिए, आगे लिखिए। हाल ही में चुनावों के दौरान कृषि और रोजगार जैसे प्रमुख मुद्दे रहे हैं। हाल ही में चुनावों के दौरान कृषि और रोजगार जैसे मुद्दे रहे हैं। अनेक राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने चुनावी एजेंडे में
अपने चुनावी एजेंडे में किसानों की समस्याओं को निपटाने हेतु, किसानों की समस्याओं को निपटाने हेतु किसानों की समस्याओं को निपटाने हेतु कृषि ऋण की माफी, निपटाने हेतु कृषि ऋण की माफी, कृषि ऋण की माफी का ऐलान किया जा रहा है, कृषि ऋण की माफी का ऐलान किया जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है। अल्पविराम चिन्ह। ताकि राजनीतिक लाभों की पूर्ति हो सके, 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 हो सके, हो सके, ताकि राजनीतिक लाभों की पूर्ति हो सके। ठीक है, अब लिखिए। अब देखो, ये तो रहा एक पक्ष। अब ना तो मैंने किसी पार्टी विशेष का नाम लिखा है कि भाई फलानी पार्टी और फलानी पार्टी और फलाना नेता, जहां पर भी किसी नकारात्मक बिंदु का हम उल्लेख करते हैं ना, जो कि हमें, अब देखिए ये ना एक प्रकार का कॉमन सेंस है कि अगर आपने किसी पार्टी विशेष का नाम लिखा तो कहीं ना कहीं चीजें आपके लिए घातक सिद्ध होंगी। घातक यानी एक गलत प्रभाव पड़ेगा कि फलानी पार्टी ने ऐसा किया, फलानी पार्टी ने ऐसा किया, बिल्कुल नहीं। हाँ, सकारात्मक कुछ बातें हैं, वहां पर आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम जरूर प्रयोग कर सकते हैं जो समाज के हित में है, जो समाज के हित में है। हमने केवल थोड़ा सा बचते हुए, किसी पार्टी विशेष का नाम ना लिखते हुए थोड़ा सा बचाव का प्रयास किया है कि हम किस तरीके से इससे बच सकते हैं। अब हमें क्या क्या करना है कि सर हमें वर्तमान तरीके से तो हमने लिखा, अब कुछ कुछ भूतकाल वाले जो हमारे व्यक्तित्व हैं उनका उल्लेख करना है। लिखिए अगले पैराग्राफ से, उल्लेखनीय है कि, लिखिए उल्लेखनीय है कि, उल्लेखनीय है कि, उल्लेखनीय है कि, उल्लेखनीय है कि, उल्लेखनीय है कि पूर्व में हमारे नेता, उल्लेखनीय है कि, उल्लेखनीय है कि पूर्व में हमारे नेता जैसे, जैसे, उल्लेखनीय है कि पूर्व में हमारे नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू, क्या लिखिए, जवाहरलाल नेहरू, अल्पविराम चिन्ह, महात्मा गांधी, क्या लिखिए, महात्मा गांधी, अल्पविराम चिन्ह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर केवल सरदार पटेल आप लिख सकते हैं। लिखिए सरदार पटेल, सरदार पटेल आदि ने, आदि ने, आदि ने परतंत्र भारत में, आदि ने परतंत्र भारत में, परतंत्र भारत में, परतंत्र शब्द का अर्थ है जो कि किसी और का उस समय गुलाम था। परतंत्र भारत में, परतंत्र भारत में किसानों की समस्याओं को उजागर करके, किसानों की समस्याओं को उजागर करके, करके के बाद एक अल्पविराम चिन्ह, करके उनके लिए आवाज बुलंद की, उनके लिए आवाज बुलंद की, उनके लिए आवाज बुलंद की, जिसमें प्रमुख योगदान, आवाज बुलंद की, अल्पविराम चिन्ह, जिसमें प्रमुख योगदान, जिसमें प्रमुख योगदान, प्रमुख योगदान। अब यहां पर थोड़ा सा रुको, ठीक है ना, यहां पर थोड़ा सा विराम लो और जो मैं बोल रहा हूं वो सुनने का प्रयास करो। क्या अभी आपकी कोई अगली क्लास है क्या? क्या अभी आपकी कोई अगली क्लास है? या फिर अगर सेशन 10-5 मिनट और आगे चले तो कोई दिक्कत है? या फिर 10-5 मिनट हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट अगर आगे चल जाए कोई दिक्कत है? किसी की अगली क्लास है क्या अभी किसी बैच में?
बताइए जरा, है क्या अभी अगली क्लास? नहीं है। 10-5 मिनट आगे बढ़ा दें, 10-5 मिनट आगे बढ़ा दें सेशन को, बढ़ा दें। चलिए थोड़ा सा लिखने का प्रयास करिए, ठीक है ना, लिखिए थोड़ा सा और लीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा 10-5 मिनट आगे बढ़ाकर चलते हैं, ठीक है ना। कुछ है क्या, कुछ दिक्कत है कंप्यूटर जी? चलिए हमारे कंप्यूटर जी की तरफ से यस का सिग्नल हो गया है कि सर कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे लिखते हैं, लिखिए। अब देखिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा जिसमें प्रमुख योगदान, मैंने कहा था यहां पर थोड़ा सा रुको, मुझे बताओ कि अगर मैं बात करूं कि महात्मा गांधी जी की, किसकी बात कर रहा हूं, महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी का एक आंदोलन था जिसका नाम है चंपारण आंदोलन। पहले आप मुझे बताइए कि आप चंपारण आंदोलन का अगर उल्लेख यहां पर करेंगे कि जिसमें प्रमुख योगदान महात्मा गांधी के चंपारण योगदान का रहा, जिसमें चंपारण योगदान का रहा, ये चंपारण योगदान, ये जो चंपारण आंदोलन है ये है क्या, ये है क्या? इससे क्या कोई हम बिंदु निकाल सकते हैं, क्या कोई ऐसे तथ्य निकाल सकते हैं जिसको हम यहां पर अपने निबंध में प्रयोग करें, जो कि सकारात्मक प्रभाव डाले? ऐसा नहीं कि कोई नकारात्मक प्रभाव हो जाए, बिल्कुल नहीं। चलिए बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या मैं कहूं कि महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन पता है, पढ़ा है हमने, पढ़ा है हमने। किसानों को लेकर था सर ये, अच्छा, किसानों की कर्ज को माफी को लेकर था, अच्छा, किसानों की कर्ज को माफी को लेकर था। देखिए अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता है तब तो लिखने में आनंद आएगा, और अगर नहीं पता है, सामान्यतः ज्यादातर विद्यार्थियों को नहीं पता होता कि सर इसमें, अच्छा देखो ये तो आपको पता होगा कि ये चंपारण आंदोलन कब हुआ, क्या कारण थे, क्यों हुआ, लेकिन इस इनमें से हम किन किन बिंदुओं को चुने जो कि हमारे निबंध के लिए लाभप्रद हो, ठीक है ना। अगर वो उस चीज का आप उल्लेख नहीं कर पा रहे हैं तो आप केवल इससे बचकर निकल सकते हैं कि उल्लेखनीय योगदान महात्मा गांधी के चंपारण योगदान का रहा, बस। क्या रहा? चंपारण योगदान का रहा। और अगर पता है तब तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। जिसको पता है वो अपने लिए 2 लाइन छोड़कर चलेगा, और जिसको नहीं पता है वो लिखो, जिसको नहीं पता है वो लिखो, वो लिखो। महत्वपूर्ण योगदान महात्मा गांधी के, महत्वपूर्ण योगदान महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन का रहा, महत्वपूर्ण योगदान महात्मा गांधी के चंपारण योगदान का रहा। और चंपारण आंदोलन को ना आपको इकहरा उद्धरण चिन्ह में बंद करना है कि चंपारण आंदोलन का रहा, चंपारण आंदोलन का रहा, चंपारण आंदोलन का रहा, महत्वपूर्ण योगदान महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन का रहा। और चंपारण आंदोलन को इकहरा उद्धरण चिन्ह में बंद करके लिखने का प्रयास करना, ठीक है, इकहरा उद्धरण चिन्ह में बंद करने का प्रयास करना। अगर आपको तथ्य पता है तो तथ्यों के साथ अपने आप से 2 लाइन छोड़ो और लिखने का प्रयास करना कि चंपारण आंदोलन में क्या था, ठीक है ना, अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। चंपारण आंदोलन था ना, इसी प्रकार के था के बाद एक पूर्ण विराम चिन्ह फिर लिखिए। इसी प्रकार के छुटपुट आंदोलन, इसी प्रकार के छुटपुट आंदोलन भारत में होते रहे, इसी प्रकार के छुटपुट आंदोलन भारत में होते रहे, इसी प्रकार के छुटपुट आंदोलन भारत में होते रहे, पूर्ण विराम चिन्ह, बस यही। अब जरा देखिए, सबसे पहले हमने एक घटना के बारे में उल्लेख किया, एक योजना लिखी, भारतीय कृषि का प्रभाव दिखाया, उसके बाद राजनीतिक पार्टियों के बारे में उल्लेख किया, वर्तमान स्थिति को देखते हुए कुछ भूतकाल से तुलना करी, वर्तमान स्थिति को देखते हुए कुछ भूतकाल के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में लिखने का प्रयास किया। अब अगला बिंदु क्या हो सकता है? अगला बिंदु हमारा हो सकता है कि सर विषय के संबंध में अगर कोई ऐसा कथन है, कोई ऐसी रिपोर्ट है, या फिर कोई ऐसा सर्वे हुआ है, उसका उल्लेख हम कर सकते हैं क्या? ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं पता है तब तो इससे बचकर भी हम निकल सकते हैं, अगर नहीं पता है तो। और पता है तब तो एक प्रभावी निबंध आपके पास आएगा। लिखिए, लिखिए,
आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से कर्ज माफी, आर्थिक दृष्टिकोण से कर्ज माफी, कर्ज माफी अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ा सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से कर्ज माफी अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ा सकता है, बोझ बढ़ा सकता है। ये सब कुछ अगले पैराग्राफ से लिखना है। आर्थिक दृष्टिकोण से कर्ज माफी अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ा सकता है। जहां जहां पर हम अगले बिंदु का उल्लेख करें ना, वो नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज कर देना, ताकि पता रहे कि अब हम इस संदर्भ में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, एक अलग संदर्भ में बात कर रहे हैं। ये पैराग्राफ ही आपका सुनिश्चित करता है, पैराग्राफ ही आपका सुनिश्चित करता है। ठीक है जी। आर्थिक दृष्टिकोण से कर्ज माफी अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ा सकता है, सकता है। लिखिए, पूर्व आरबीआई गवर्नर, पूर्व आरबीआई गवर्नर, पूर्व आरबीआई गवर्नर, पूर्व आरबीआई गवर्नर जिनका नाम हमने क्या लिखा था, जिनका नाम था रघुराम राजन। लिखिए, पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन तथा मुद्रा बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री, तथा मुद्रा बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री, मुद्रा बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री गोपीनाथ, गोपीनाथ सहित 13, गोपीनाथ सहित 13 व्यक्तियों, 13 व्यक्तियों के द्वारा, 13 व्यक्तियों के द्वारा, 13 व्यक्तियों के द्वारा कर्ज माफी को, कर्ज माफी को उपयुक्त विकल्प, उपयुक्त विकल्प, विकल्प मानने से, मानने से इनकार कर दिया, इनकार कर दिया, इनकार कर दिया। उपयुक्त विकल्प मानने से इनकार कर दिया, यानी ये कर्ज माफी एक उपयुक्त विकल्प नहीं हो सकता। रघुराम राजन मुद्रा बैंक के एक प्रमुख अर्थशास्त्री गोपीनाथ सहित 13 व्यक्तियों के द्वारा इसको उपयुक्त विकल्प मानने से मना कर दिया या फिर इनकार कर दिया। ठीक है, ये हमने लिखने का प्रयास किया। अच्छा, इसके बाद हम और किस मुद्दे का, गुरुजी कहां पे क्या हुआ जी? सर अच्छा चलिए, ये चीज हुई हमारी। अब जरा देखिए, हमने सर एक सर्वे का प्रयोग किया। अच्छा, जरा फटाफट से कोई शब्दों का अनुमान लगाओ कि लगभग कितने शब्द हो गए हमारे, लगभग कितने शब्द हो गए। फटाफट से अनुमान लगाओ कि क्या हमारे 300 के आसपास शब्द हुए हैं कि उससे कम की श्रेणी रही है अभी? क्या 300 से आसपास शब्द हैं, यानी हम आधे 50% हिस्से तक पहुंच चुके हैं कि नहीं? 300 के आसपास शब्द हुए, 400 हो गए। अच्छा, 200। अब देखिए 200 और 400 में जमीन आसमान का अंतर है। कुछ लोग कह रहे हैं गुरुजी 200, कुछ लोग कह रहे हैं 400, बहुत अंतर है। ठीक है ना, 250, 180 हो गए। हे भगवान, 180 हुए हैं अभी, लगभग 300 के आसपास हो रहे हैं, तब तो ठीक है। तो अब हमें किसी ना किसी एक उदाहरण का प्रयोग करना है, या फिर किसी कहावत का प्रयोग कर दो, या फिर किसी के द्वारा कही गई बात का प्रयोग कर दो, किसी पंक्ति का प्रयोग कर दो। ठीक है ना, चलिए लिखिए, लिखिए। मैं कुछ बोल रहा हूं, इसको ना बीच में लिखने का प्रयास करना, इसको बीच में लिखो जरा। किसानों से, लिखिए, किसानों से, किसानों से अब कहां वो मुलाकात करते हैं, किसानों से अब कहां वो मुलाकात करते हैं। कुछ पंक्ति हैं, लिखो इनको बीच में। किसानों से अब कहां वो मुलाकात करते हैं,
किसानों से अब कहां वो मुलाकात करते हैं, इसके अगली लाइन से लिखो, बस बस रोज नए ख्वाबों की बात करते हैं, बस रोज नए ख्वाबों की बात करते हैं। किसानों से वो अब कहां मुलाकात करते हैं, इसके अगली लाइन से लिखिए, बस रोज नए ख्वाबों की बात करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, नए ख्वाबों की बात करते हैं, नए ख्वाबों की बात करते हैं। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, सर हमने विषय लिखा, विषय के संबंध में एक हमने सर्व लिखा, अगर हम चाहते तो इसको ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर भी प्रयोग कर सकते थे, हमने ऐसा नहीं किया। अगर हम यहां पर देखने का प्रयास करें कि सर कर्ज माफी की आवश्यकता क्यों है, और जैसे ही आवश्यकता के बारे में बात हम करेंगे तो हमें किसानों की समस्याओं का उल्लेख करना होगा, किसानों की समस्याओं का उल्लेख। इस चीज को लगभग प्रयास करना कि 180 से 200 शब्दों के बीच में लिखिए, 180 से 200 शब्दों के बीच में लिखिए। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद थोड़ा बहुत कर्ज के बारे में बताते हुए कि कर्ज एक औपचारिक है और अनौपचारिक है, फिर हमें इसके उपाय लिखने हैं। क्या लिखने हैं? फिर इसके उपाय। ठीक है ना, अच्छी बात है। चलिए अब हम क्या करेंगे कि सर कर्ज माफी की आवश्यकता क्यों पड़ी और किसानों की समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, लिखिए। ध्यातव्य है कि अगले पैराग्राफ से लिखना, ध्यातव्य है कि भारतीय कृषि मानसून पर अधिक निर्भर है। ध्यातव्य है कि भारतीय कृषि मानसून पर अधिक निर्भर है। ध्यातव्य है कि भारतीय कृषि मानसून पर अधिक निर्भर है, और मानसून की अनियमितता और मानसून की अनियमितता कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है, कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है, जिस कारण किसान कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है, जिस कारण किसान कर्ज के जाल में फंसता जाता है, जिस कारण किसान कर्ज के जाल में फंसता जाता है। कर्ज के जाल में फंसता जाता है, कर्ज के जाल में फंसता जाता है, और फंसता के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग करना, फंसता जाता है। ठीक है ना, फंसता जाता है। दूसरी तरफ जाता है के बाद एक पूर्ण विराम चिन्ह लिखिए, फिर लिखिए दूसरी तरफ उत्पादन हेतु सिंचाई, अल्पविराम चिन्ह बीज, अल्पविराम चिन्ह उर्वरक आदि खरीदने के लिए, समय पर खरीदने के लिए किसान साहूकारों, अल्पविराम चिन्ह मेहनतों, किसान साहूकारों अल्पविराम चिन्ह मेहनतों जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों से
क्षेत्रों से ऋण लेकर ब्याज की बड़ी किस्तों में फंस जाता है। ब्याज की बड़ी किस्तों में फंस जाता है। ब्याज की बड़ी किस्तों में फंस जाता है। फंस जाता है। फंस जाता है। अर्थात 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 भारत में किसानों के अर्थात भारत में किसानों के अर्थात भारत में किसानों के पिछड़ेपन के कई कारण हैं। अर्थात भारत में किसानों के पिछड़ेपन के कई कारण हैं। भारत में किसानों के पिछड़ेपन के कई कारण हैं। कई कारण हैं के बाद लगाइए एक निर्देशक चिन्ह। क्या लगाइए? एक निर्देशक चिन्ह। और फटाफट से इस डायग्राम को छापिए। फटाफट से इस डायग्राम को बनाइए। इसको बनाइए। इसको बनाने का प्रयास करिए। लिखिए इसको बीच में। ठीक है, इसको बनाने का प्रयास करिए। अनिल जी पूछ रहे हैं गुरुजी सर कितनी और क्लासेस होंगी हिंदी की? हिंदी का ये आखिरी टॉपिक हमारा चल रहा है, जो कि है निबंध लेखन। सर दूसरी तरफ के बाद कोई बता दो। दूसरी तरफ के बाद अब देखिए, ये मुझे पता नहीं है कि क्या बोला था, उतना ध्यान नहीं है। ठीक है, किसी और साथी से आप गुरुजी जूम करिए। जूम करें इसको। चलिए जूम करते हैं इसको जूम करने का प्रयास करना है। ठीक है, ये इसको जूम किया है। बनाइए इसको। अंजलि जी कह रही हैं गुरुजी और ट्रांसलेशन वाला जो विषय है ना, वो इंग्लिश वाले सर आपको कराएंगे। ठीक है ना, जो इंग्लिश वाले सर हैं वो आपको कराएंगे। ट्रांसलेशन मेरे क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, ट्रांसलेशन मेरे क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि उसके लिए इंग्लिश के नियम पता होने चाहिए और उसमें मैं अभी असमर्थ हूं। ठीक है, चलिए। बाजार का अभाव है, जागरूकता का अभाव है, ये सभी कारण हैं जो कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं को इंगित करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को इंगित करते हैं। ये बनाइए, फिर आगे लिखने का प्रयास करते हैं कुछ। सर जी आज लास्ट क्लास है क्या? नहीं, आज लास्ट क्लास नहीं है। आज लास्ट क्लास नहीं है। इसके बाद की जो क्लास होगी ना, वो लास्ट क्लास होगी। इसके बाद की जो क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी, यानी इसके बाद की। ठीक है जी, इसके बाद वाली जो क्लास होगी वह लास्ट क्लास होगी। चलिए लिखिए इसको। डन हो गया। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने बना लिया होगा। और बनाने के साथ साथ अब आपको किसानों की कुछ कुछ समस्याओं के बारे में पता चला होगा कि ये कुछ कुछ किसानों की समस्याएं। चाहो तो थोड़ा बहुत हम इसके बारे में लिख भी सकते हैं। ठीक है ना, कि वास्तव में बाजार का अभाव क्या है, कृषि शिक्षा का अभाव क्या है, लोक लुभावने वादे क्या होते हैं, कृषि जोत का छोटा आकार क्या है, मानसून पर जो निर्भरता है वह क्या है, राजनीतिक व प्रशासनिक उदासीनता क्या है, उचित मूल्य का नहीं मिलना ये भी एक समस्या है, कर्ज हेतु अनौपचारिक निर्भरता यानी जो अलग अलग सोर्सों पर किसान डिपेंड होते हैं, जागरूकता का अभाव। यहां से कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी अपनी अगली क्लास है 12 बजे।
और हमें कुछ नाश्ता पानी भी करना है। चलिए ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इस विषय को फिर हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, परेशान मत होइएगा। ठीक है, अगली क्लास में कंटिन्यू होगा और अगली क्लास में कुछ निबंध लेखन से विभिन्न विभिन्न तथ्यों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ताकि किन किन बातों से और बच सकते हैं हम, जो हमारे मूर्त विषय किसे कहते हैं, अमूर्त विषय किसे कहते हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय, और फिर मिलते हैं। और अगर हो सके तो खुद भी लिखने का प्रयास करना, अगर हो पाए तो खुद लिखने का प्रयास करना। मुद्दे अब आपके सामने हैं कि हमें किन किन मुद्दों पर बात करनी है, हमें उपाय और उसके साथ साथ जो स्कीम है जिनके द्वारा हम इस कर्ज माफी के एक अलग विकल्प के बारे में बात करें, वहां पर बात करेंगे। हो पाए तो खुद से लिखने का प्रयास करना। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।